Hello guys, welcome back to my channel. So here's the part 2 of chapter number 1 of economics class 9th, the story of पालमपुर. So पिछली वीडियो में हम यहाँ पे थे. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production. जो पिछली वीडियो में हमने जो भी ये वाला कैपिटल, वो वाला कैपिटल, लैंड कैपिटल, लेबर कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जो भी कैपिटल्स पढ़े थे उनको क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे हम पहले 3 जो कैपिटल्स हैं या फिर पहले 3 जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर और फिजिकल, इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर. और जो फिजिकल कैपिटल है उसको सिर्फ कैपिटल ही बताया गया है इस चैप्टर में. सो अभी हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर के पालमपुर में फार्मिंग कैसी होती है. लैंड इज़ फिक्स्ड, जो पालमपुर में लैंड है वो फिक्स्ड है. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है पालमपुर में? मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग. मतलब कि ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते हैं. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. जो उस गांव के 75% लोग हैं वो फार्मिंग पर ही डिपेंड हैं अपना गुजारा करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. वो फार्मर्स भी हो सकते हैं 75% में, और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं जो किसान अपने साथ मजदूर रखते हैं काम करने के लिए, वो भी हो सकते हैं. ठीक है. और जो इनका अच्छे तरीके से घर बार चलता है वो सिर्फ वो किससे रिलेटेड है, जितना जैसे अगर ज़्यादा इनको निकलेगी, फसल ज़्यादा निकलेगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा मंडी में जब फसल बेच कर आएंगे, तो फिर इनका अच्छा साल गुजरेगा वो वाला. अगर कम निकलेगी तो कम या फिर ख़राब हो जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, तो फिर वो साल अच्छा नहीं निकलेगा इनका, और इनको बड़ी मुश्किल से करना पड़ेगा. मतलब कि इनका जो घर है, गुजारा है, वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है. ठीक है, उसके साथ रिलेटेड है. बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. जो मेन प्रॉब्लम आती है फार्म प्रोडक्शन के, हम उसको कैसे बढ़ाएं. ठीक है, कि वो रुक गई थी उसकी जो प्रोडक्शन थी. जो कल्टीवेशन के अंडर जो भी लैंड एरिया था वो फिक्स्ड था. मतलब कि उतना ही लैंड था, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, कम नहीं हो रहा था, उतना ही था. सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड. और 1960 में कोई भी लैंड में एक्सपेंशन नहीं हुई. जो एरिया था कल्टीवेशन के अंडर उसमें कोई भी वो ज़्यादा बढ़ा नहीं. ठीक है. बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड्स. और कुछ वेस्टलैंड्स थे उस विलेज में 1960 में, और उसके बाद उनको क्या किया गया, उनको भी कल्टिवेबल लैंड्स में ले लिया गया, उनमें भी फार्मिंग करने लग गए. वो वेस्टलैंड्स कैसे थे, वहाँ या तो वो उपजाऊ नहीं थे या फिर वो दलदल था. वो उन्होंने उसमें खाद वगैरह डालकर अच्छे से बार बार उसको बल्कि ठीक करके उसमें भी उसको भी फार्मिंग के योग्य बना लिया. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. उनको उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखा था कि हमको लैंड बढ़ाना पड़ेगा. उनको यही लग रहा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. The standard unit of measuring land is hectare. Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as बीघा and गिट्ठा etc. जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेयर करने की वो हेक्टेयर है. मगर आप अगर किसी गांव में जाओगे तो आप वहाँ पे ये भी सुनोगे कुछ लोग लैंड को मेयर करने के लिए ये शब्द भी बोलते हैं. कौन कौन से? बीघा और गिट्ठा. ठीक है, गिंथा और गिंठा. 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेयरिंग 100 मीटर. एक हेक्टेयर की एक साइड 100 मीटर की होती है. कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड. क्या आप बता सकते हैं कि आपके स्कूल ग्राउंड कितने हेक्टेयर का है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम उसी लैंड में, कि लैंड बढ़ नहीं रहा, उसी लैंड में और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं. ठीक है,
and the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state. जैसे वहाँ पे जिस तरीके की वहाँ पे खेती होती है, पौधे उगाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि जो पालमपुर है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की कोई विलेज है, वहाँ का कोई गांव है। ठीक है, हमको ऐसा लगेगा। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारा लैंड कल्टिवेट किया जाता है पालमपुर में। जो भी मतलब कि लैंड है, घरों के अलावा या फिर कुछ दुकानों के अलावा सारा लैंड कल्टिवेशन के अंडर है। ठीक है, रोड्स और ऐसे एक्सटर्नल चीज़ों जो कि जिनकी ज़रूरत है उसको छोड़कर, मतलब कि कोई भी लैंड फ्री नहीं है वहाँ पे। नो, हाँ, यहाँ पे आ गया ना, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड वहाँ पे फ्री नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। खारीफ सीजन में, रेनी सीजन में फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? ज्वार और बाजरा। वो किसके लिए ग्रो करते हैं? कैटल फील्ड के लिए। ठीक है, कैटल को फीड करने के लिए, वो उनको एज अ कैटल के खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। जून जुलाई में क्या होता है? मानसून में क्या होता है या फिर खारीफ सीजन में क्या होता है? ज्वार और बाजरा ग्रो होता है, और फिर उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में क्या होता है? पोटैटोज ग्रो होते हैं। इन द विंटर सीजन, राबी सीजन, फील्ड्स आर सोन विद वीट, और विंटर सीजन में वीट ग्रो कर दिया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. ठीक है, जब वीट हार्वेस्ट हो जाता है, जो भी वीट निकलता है, जितना भी वीट लोगों को चाहिए होता है, जितना भी फार्मर को चाहिए होता है अपने गुजारे के लिए, वो अपने घर पर रख लेता है। और बाकी का क्या है, पालमपुर के फार्मर्स क्या करते हैं? जो भी उनको वीट चाहिए होता है, प्रोड्यूस होता है, उसमें से जो भी उनको वीट चाहिए होता है, वो गुजारे के लिए, पूरे साल के लिए वो अपने पास रख लेते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए, और बाकी का वो रायगंज की मार्केट में बेच आते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ भी एक बड़ा विलेज है नेबर में, तो वह हमारे जो भी खाने के लिए चाहिए होता है वीट, वो रख लेते हैं उतना, और बाकी सारा उस विलेज में बेच आते हैं। एंड यस, आई एम नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यस, अ पार्ट ऑफ द लैंड, हाँ, कुछ लैंड में शुगर केन भी ग्रो किया जाता है, मगर शुगर केन को आप साल में एक बार ही काट सकते हो। जो वीट है वो होता है लगभग दिसंबर में बो दिया जाता है, ये मार्च अप्रैल में कट जाता है, 4-5 महीनों का समय लगता है, मगर शुगर केन को पूरा साल लग जाता है। और फिर उसके बाद जब शुगर केन को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको या तो ऐसे ही शुगर केन के तरह में ही, शुगर केन की फॉर्म में ही, या फिर उसका गुड़ बनाकर या फिर शक्कर और गुड़ बनाकर वो शाहपुर में बेच आते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वहाँ फार्मर्स है वहाँ के, वो साल में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। वो ये है कि वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, अच्छे से वहाँ पे इरिगेशन हो सकती है, ट्यूब वेल्स है, अच्छा वाटर आता है, और नदी भी जाती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, इसलिए वो साल में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं। कोई भी वहाँ पे लैक नहीं होता कभी भी। ठीक है, सूखा नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और जल्दी ही बिजली भी आ जाती है पालमपुर में जल्दी ही बिजली आ गई थी, मतलब कि पालमपुर को बिजली की जो सहूलत है वो जल्दी ही मिल गई थी। जल्दी कैसे, मतलब कि जैसे कुछ को लगा लीजिए, एक विलेज है वो पीछे है, उसको 2010 में बिजली की सहूलत मिली, जो आगे है उसको 2000 में मिल गई, अगर पालमपुर को बहुत जल्दी मिल गई थी, लगभग 1950 में लगा लीजिए आप। ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि
बहुत पहले मिल गई थी इनको सहूलत। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields। और इलेक्ट्रिसिटी के आने का मेन फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ पे अच्छा इरिगेशन सिस्टम हो गया, जो फील्ड्स थे वो अच्छे से इरिगेट होने लगे। जो उससे पहले था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, लोग पर्शियन व्हील्स यूज़ करते थे अपने खेतों को पानी देने के लिए, इरिगेट करने के लिए, और वो बहुत कम मात्रा में इरिगेट कर पाता था। ठीक है, पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफ़ेक्टिवली। लोगों को पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही इफ़ेक्टिवली लैंड को इरिगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पहले के कुछ ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने लगाए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। और उसके बाद लोगों ने, फार्मर्स ने, किसानों ने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated। मतलब कि 1970 तक, 1970 के मिड तक जो लगभग 200 हेक्टेयर जो एरिया था वो इरिगेट हो चुका था। ठीक है, not all villages in India have such high levels of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated। जो सारी villages हैं इंडिया में उनके पास इतने अच्छे लेवल का इरीगेशन नहीं है। और किन किन को छोड़कर जो रिवराइन प्लेन्स है, मतलब कि जहाँ से बहुत सारी रिवर्स जाती हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अच्छी खासी रिवर्स जाती है पंजाब में। पंजाब इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ से पंज आप जाते हैं। आप का मतलब होता है वाटर और पंच। ठीक है, वहाँ से 5 रिवर्स जाती हैं। ठीक है, और ये कौन सा पंजाब की बात हो रही है? जो पंजाब पार्टीशन के पहले था, पाकिस्तान और पंजाब, इंडिया वाला टोटल जो भी पंजाब है उसको मिलाकर उसमें 5 रिवर्स जाते हैं। अभी तो कम है। ठीक है, अभी वाले पंजाब में अपार्ट फ्रॉम द रिवर कोस्टल रीजन्स, हाँ, और कोस्टल रीजन्स में भी अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। और प्लेट्यू रीजन है जो भी डेक्कन प्लेट्यू है उसमें लो लेवल की इरीगेशन ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री आर a little less than 40% is irrigated even today of the। मतलब कि जितना भी एरिया कंट्री में इरिगेट किया जाता है उसमें अच्छी इरिगेशन की सहूलत 40% से भी कम एरिया के पास है। ठीक है, जो 100% एरिया जो है वो इंडिया का समझ लीजिए कल्टीवेट होता है, वहाँ पे फार्मिंग होती है। उसमें जो 40% से भी कम एरिया है उसके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी है। और जो भी बाकी का एरिया है वो बारिश पर डिपेंड है इरिगेशन के लिए। ठीक है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल ग्रोइंग। हाँ, अभी यहाँ पे एक मेन मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग एक क्वेश्चन बन सकता है, मगर यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग तो दिया नहीं हुआ। मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक साल में अलग अलग क्रॉप्स बोने, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने। ठीक है, लाइक आपने यहाँ पे दिया हुआ था ना, लाइक आपने खरीफ सीज़न में ज्वार बाजरा कर लिया, और उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो कर लिया, उसके बाद रबी सीज़न में, विंटर सीज़न में वीट कर लिया। ठीक है, ऐसे एक साल में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि पूरे साल में क्रॉप्स तो सेम रहेंगे मगर एक खेत में अलग अलग होंगे। खेत में अलग अलग, जैसे एक बीघा आपने आलू बोली, एक बीघे में आपने कोई और सब्जी बोली, एक बीघे में आपने चावल बोली, एक बीघे में वीट बोलिया, अलग अलग इकट्ठे बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट, यस, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे आप सेम खेत में अलग अलग समय पे
अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने हो, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उतने ही लैंड के एरिया में। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. जो सारे फार्मर्स हैं पालमपुर में वो सिर्फ 2 मेन क्रॉप्स बोते हैं, और कुछ फार्मर्स पोटैटो को भी बोने लगे हैं एज अ थर्ड क्रॉप। लगभग बस अभी ही बोने लगे हैं, कुछ 15 से 20 साल से। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कि ये वीट ऐसा होता है, बाजरा ऐसा होता है, शुगर केन ऐसा होता है और पोटैटो ऐसा होता है। जो शहर वाले लोग होते हैं उनको पता तो होता है कि ये पोटैटो है, ये मतलब कि उनको पोटैटो पता होगा कि ये कैसे होता है, मगर वो अगर उनसे कोई पूछे कि वो कहाँ पे ग्रो होता है, उनको नहीं वो पता होगा ज़्यादातर को कि वो ज़मीन के अंडर ग्रो होता है, ग्रोस अंडरग्राउंड। ठीक है, और शुगर केन तो शायद कईयों ने खाया ही नहीं होगा, जूस ही पिया होगा रेडी वाले भैया से लेके, और बाजरा तो उनको पता ही नहीं होगा। और आजकल वो मशहूर कर रखा है गाना, बाजरे दा सिट्टा में तली से मरोड़िया, मगर जो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं उनको शायद बाजरे के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कैसा होता है। और वीट आटा ही खाया होगा शहर वालों ने तो शायद। हाँ, ठीक है। Now let's discuss the following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? मतलब कि नीचे कुछ टेबल दिया हुआ है। अच्छा, cultivated area over the years, और ये एरिया का ग्राफ है कि कितना एरिया कल्टिवेट हुआ इंडिया में इतने सालों में। ठीक है, कि 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर, ये मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, ये 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर था, 1960 में 130, और 1970 से 2011 तक 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया कल्टीवेट हो रहा है। और नीचे कुछ ये ग्राफ दिया हुआ है। ओके, 2013-14 ये क्या है, एक मिनट। हाँ जी, ये उसी टेबल का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हमको जो अंडर इरिगेशन एरिया है उसको ग्रो करना, इंक्रीज़ करना चाहिए? क्यों? ऑफ कोर्स हमको इंक्रीज़ करना चाहिए, अगर क्योंकि हम अच्छी इरिगेशन देंगे तो अच्छी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है उसको भी पेट भरेगा, भूखमरी नहीं होगी देश में। और अगर कुछ हो सके तो वो बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकता है इंडिया फूड को। यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, तो हमने पालमपुर में जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनके बारे में तो पढ़ लिया। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन, और यहाँ पे आपके रीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उससे आपको ये वाला टेबल भरना है।